Hello students, very warm welcome to JK Shah classes revision series. Myself Dr. Yogesh Patil once again welcoming you all मेरे future company secretaries. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं very important chapter of your management accounting is valuation of goodwill and valuation of shares. अगर पास्ट ट्रेंड देखोगे, पास्ट एबीसी एनालिसिस अगर करोगे तो ये चैप्टर इज गेटिंग हाईएस्ट इंपॉर्टेंस फ्रॉम पास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स. लास्ट ही अगर अटेम्प्ट देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 9 से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चैप्टर के ऊपर पूछे गए थे. मतलब आप लोग इसका इंपॉर्टेंस लेवल समझ सकते हो. अगर 25% का आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में से आता है तो थरली ये चैप्टर पढ़ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. एंड आई एम हियर टू असिस्ट यू, टू हेल्प यू फॉर डेवलपिंग योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एक्चुअली ये चैप्टर एक नहीं है बच्चों, ये दो चैप्टर का बाइफिकेशन है. पार्ट ए इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड पार्ट बी इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. बिफोर starting with the concepts of goodwill and shares, let's have a little discussion about this valuation. Why it is needed, when it is needed, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं. Let's start with the postmortem of the chapter's name. Valuation of goodwill. में goodwill is not new term for you. Goodwill आप लोगों ने already पढ़ा था जूनियर कॉलेज लेवल पे. उसमें किसी को भी पूछो तो एक ही आपको आंसर मिलेगा कि goodwill is a reputation of the business in terms of money. Yep, it's a reputation of the business in terms of money. It's an intangible asset. लेकिन इसका वैल्यूएशन करना is equivalently important. अभी बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जो चीजें मुझे दिखती है ना बच्चों, लाइक टैंजिबल एसेट्स जो मुझे दिखते हैं, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, इनका वैल्यूएशन बिकम्स इजी. बहुत इजीली हम लोग इनका वैल्यूएशन कर सकते हैं क्योंकि ये नजर के सामने जिगर के पास रहती है. लेकिन साले गुडविल ऐसी चीज है ना, साले दिखती नहीं है लेकिन आप लोगों के बिजनेस को इतना अफेक्ट करती है, इतना अफेक्ट करती है कि बिजनेस बंद होने के भी चांसेस होते हैं. सो गुडविल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द करंट एरा. अगर करंट मार्केट में आप जाओगे और कुछ भी गंदी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, लोगों को अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड नहीं करोगे, तो नो वन इज गोइंग टू एंटरटेन यू. सर्वाइवल बिकम्स डिफिकल्ट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. इसीलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको असिस्टेंस देता है टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट एज वेल एज टू अंडरस्टैंड दी वैल्यू एंड इन व्हाट डायरेक्शन योर बिजनेस इज गोइंग ऑन. कौन सी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आपको बिजनेस डेवलप करना चाहिए ताकि आपका गुडविल मार्केट में बढ़े. It's all about creating good image in the minds of supply and in the minds of customers. आपके मार्केट में बिजनेस का अगर गुडविल अच्छा रहेगा तो बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी में इजीली मैक्सिमाइजेशन आप लोग ला सकते हो. सो एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. हमेशा यही मीनिंग रहेगा. उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स, जिसे आप लोग रेपुटेशन बोलते हो, काउंट किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है, वही आपका गुडविल है. अभी गुडविल क्यों कैलकुलेट करने का, कब कैलकुलेट करने का, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द ओनरशिप ऑफ बिजनेस. यस सर, चेंज इन द ओनरशिप ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हो गया? अमालगमेशन ऑफ कंपनीज. व्हेन टू कंपनीज आर कमिंग टुगेदर, देन यू कैन से व्हेन absorption is going on, one company is taking over the charge of company. मैंने किसी और कंपनी को यहाँ पे एब्सॉर्ब कर लिया तो भी ओनरशिप चेंज हो रहा है. अगर आप लोग बात करते हो पार्टनरशिप्स की, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, retirement of partner, death of partner, whenever there is a change in the ownership of business, you have to value goodwill of the firm. फर्म का गुडविल आपको वैल्यू करना पड़ेगा, मैंडेटरी. सर ऐसा क्यों करना पड़ता है? ओनर्स चेंज हो गए, प्रपोर्शन चेंज हो जाता है, प्रपोर्शन प्रॉफिट शेयरिंग का कम चेंज हो जाता है, प्रपोर्शन उनके एफर्ट्स का चेंज हो जाता है. ये सारी चीजें अच्छे से एनालाइज करने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन करना मैंडेटरी होता है. अभी थोड़ी देर पहले या थोड़े दिनों पहले या थोड़े महीनों पहले आप लोगों ने एक इवेंट पढ़ा था. बार बार ना अपने टीवी पे, सोशल नेटवर्किंग पे एक एड आता था VI का. VI सुना रहेगा आप लोगों ने. There was a collaboration between Vodafone and Idea. Vodafone and Idea कंपनी सेलुलर नेटवर्क वाले जो है, वो दोनों साथ में आए थे. साथ में आना इज कॉल्ड एज अमालगमेशन. पहले एक ओनर था, अभी दोनों ओनर साथ में आ गए, मतलब यहाँ पे मर्जर हो गया. जब मर्जर हो गया, आपका ओनरशिप चेंज हो गया. इस इवेंट में गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी होता है. इसकी वजह से कंपनी के रेपुटेशन पे क्या असर होगा, ये एनालाइज किया जाता है.
सेम वे आप लोगों ने और एक इवेंट देखा रहेगा, वेरी करंट अफेयर यू कैन से, आपके फेसबुक ने आपके व्हाट्सएप को टेक ओवर किया था। फेसबुक ने व्हाट्सएप को टेक ओवर किया था। दिस इज द केस ऑफ टेकिंग ओवर द बिजनेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया था। इसी को भी बोला जाता है आप लोगों का चेंज ऑफ ओनरशिप। तो जब भी ओनरशिप चेंज हो जाएगा आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। बच्चे बोलते हैं सर ठीक है चलो थियरी हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल बहुत ही दिमाग में जाता है। बच्चों सिंपली फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर, ओनली 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आर देयर व्हिच यू शुड रिमेंबर। 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे गुडविल के चैप्टर में। अगर किसी ने आपको बोला गुडविल कितने मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, तो देयर आर ओनली 2 मेथड्स अवेलेबल इन दिस सिलेबस। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड। बोलने के लिए 2 ही है, लेकिन इसमें सब कैलकुलेशंस बढ़ते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एफएमपी वगैरह जिसे बोला जाता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर ठीक से आप लोग देखोगे तो देयर आर ओनली 5 सब मेथड्स। लाइक पहले 2 पकड़ के, सब मेथड पकड़ के, ओवरऑल 5 मेथड्स आप लोगों को सिलेबस में है फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूइंग योर गुडविल। लेट्स हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस मेथड। यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स में पहला पार्ट जो मैंने यहाँ पे डिनोट करके रखा है एज पार्ट ए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट फर्स्ट। सो मेथड्स में टोटल 5 मेथड लिखे हैं, लेकिन जनरली बच्चों 2 ही मेथड है, बाकी के मेथड उसके सब डिविजन है। पहला मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, then annuity method is there, capitalization of super profit method and capitalization of average profit, which is also called as capitalization of future maintainable profit method. So ये 5 different methods से आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। तो what I am planning to do, एक ऐसा एक कॉम्प्रेसिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें 5 मेथड से how we are going to solve this sum ये आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, एक एक मेथड हम लोग ग्रेजुअली डिस्कस करते हैं बच्चों। वेरी फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाउ व्हेनेवर यू आर यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड बच्चों, इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है? बहुत ज्यादा बच्चों को पता नहीं रहता। उनको पता है कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज गिवन इन द क्वेश्चन, उठा के फॉर्मूला में क्लिक और सम सॉल्व करने का। इसका मतलब क्या? ये जो तूने कंप्यूट किया हुआ गुडविल है, ये कितने साल तक आगे जाके मेंटेन हो सकता है? दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अगर मैंने गुडविल कैलकुलेट किया, मेरी कंपनी का अमाउंट आया 1 लाख और मैं सोच रहा हूं कि आई विल बी मेंटेनिंग दिस 1 लाख का गुडविल इन द मार्केट फॉर कमिंग 3 इयर्स, तो ये 3 साल को बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मतलब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने मेरा ड्यूटी समझा आपको मीनिंग बता दूं। आपको इसे मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट से, बिकॉज वी आर यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करने का? इजीएस्ट थिंग, पहले साल का प्रॉफिट 1000 रुपया, दूसरे साल का प्रॉफिट 1500, तीसरे साल का प्रॉफिट 2500 और एक प्रॉफिट 1000। ऐसे 4 प्रॉफिट्स आपके पास अवेलेबल है। दिस इज प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर, प्रॉफिट फॉर थर्ड ईयर, प्रॉफिट फॉर फोर्थ ईयर। सबको ऐड करो, कैलसी पे सबको ऐड करो। मतलब आपका कैलकुलेशन होगा 1000 प्लस 1500 प्लस 2500 प्लस 1000, टोटल प्रॉफिट आया आप लोगों का 6000। इसका एवरेज सिंपल अगर निकालना है तो इसे डिवाइड करो 4 से। सर 4 से डिवाइड क्यों किया? बिकॉज देर आर 4 डिफरेंट अमाउंट, 1G, रेड, मोजी, नाल, 1, 2, 3, 4, 4 अमाउंट है तो डिनोमिनेटर 4 है। 4 साल का सम डिवाइड बाय 4, 5 साल का सम टोटल ऑफ 5 डिवाइड बाय 5, 12 साल का सम टोटल ऑफ 12 प्रॉफिट्स डिवाइड बाय 12। सो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल एवरेज। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, सर एडजस्टेड का मतलब क्या है ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। फिलहाल दिमाग पे जोर लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज सिंपल एवरेज थिंग। व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग सिंपल एवरेज, यू शुड टेक टोटल ऑफ ऑल द प्रॉफिट और टोटल को आपको डिवाइड करना है आप लोगों के नंबर ऑफ ईयर से। दिस इज हाउ एवरेज प्रॉफिट इज टू बी कंप्यूटेड। समझ लो। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बच्चों 2 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें से नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन फॉर श्योर। 101% ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप लोगों को फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सिंपल मेथड से भी कंप्यूट किया जा सकता है या वेटेड एवरेज से भी कंप्यूट किया जा सकता है। सर वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 1000,
second year profit 1500, third year profit is 2500 and last year profit is 1000. सिंपल में इनका एडिशन किया था वेटेड एवरेज में। पहले तो इनको वेट से असाइन करो, वेट से असाइन करो। सर वेट्स कैसे देना है? List weight is to be given to the old data and the highest weights are to be given to the current data. current data को highest weight देना है और क्वेश्चन में आपके मेंशन किया रहेगा कौन से प्रॉफिट को कौन सा वेट दो। जैसे इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे आएगा 4000, यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा 1000, फिर आप लोगों का आ जाएगा सेकेंड कैलकुलेशन का आंसर 3000, उसके बाद आएगा आपका 7500 और लास्ट वाला आ जाएगा 4000। आगे जैसे ये आता है इस प्रोडक्ट का आपको करना है एडिशन 1000 प्लस 3000 प्लस 7500 प्लस 4000, टोटल हो गया मेरा 15500 रुपीज। इसको डिवाइड 4 से मत करो बच्चों, इसको डिवाइड करना है टोटल वेट से और टोटल वेट है आप लोगों का 10। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 करोगे तो 10 आएगा। 15500 डिवाइड बाय 10 इज 1550। ये जो आपने कैलकुलेट किया दिस इज योर वेटेड एवरेज मेथड। सर वेटेड एवरेज मेथड में न्यूमरेटर में क्या आएगा? समेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू वेट। ये जो आप लोगों ने ऐड किया दिस इज नथिंग बट समेशन इज एडिशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ये सारे एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू वेट करके जो अमाउंट आया था उसका एडिशन किया और इसको मल्टीप्लाई टोटल ईयर से नहीं किया, इसको डिवाइड जो है सॉरी टोटल ईयर से नहीं किया, इसको डिवाइड मैंने टोटल वेट से किया। दिस इज हाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आर टू बी कंप्यूटेड। ये दिखने में खतरनाक लगता है लेकिन बिल्कुल खतरनाक नहीं है, इससे ज्यादा इजी चीज हो नहीं सकती। सर कौन सा एवरेज यूज करने का, दैट विल बी स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ नहीं बोला तो सिंपल एवरेज से सम सॉल्व कर लो। ओके क्योंकि वेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे ना। तो आपके गुडविल कैलकुलेशन का शुरुआत हम लोगों ने किया, जहां पे पहला मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया। उस पहले मेथड का नाम है आप लोगों का एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके एवरेज प्रॉफिट मेथड बच्चों जब भी यूज करोगे तभी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों के पास दो चीजें होनी जरूरी है। पहला वाला होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होना चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेस। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? नंबर ऑफ ईयर परचेस। हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, पहला सिंपल एवरेज, दूसरा वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज टोटल ऑफ अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, वेटेड एवरेज टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू वेट्स और उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल वेट से। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टोटल ऑफ वेट्स, व्हाटएवर आर द वेट्स गिवन इन द क्वेश्चन, उन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का वेटेड एवरेज कंप्लीट हो सकता है। डन, परफेक्टली अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पे, व्हिच इज लिस्टेड एज सेकंड मेथड। सुपर प्रॉफिट बच्चों नाम देख के पता चलेगा ये एग्जैक्टली होता क्या है। सुपर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब इन एडिशन टू योर नॉर्मल प्रॉफिट व्हाटएवर यू आर अर्निंग, दैट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। अर्ज है मैंने क्या बोला? सुपर का मतलब होता है इन एडिशन टू नॉर्मल। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होना है माँ, सुना रहेगा आप लोगों ने ये डायलॉग, बराबर है। आप लोगों के पास कुछ तो सुपर पावर है। सुपर का मतलब क्या होता है? ओम 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 जादू आएगा आपके ऊपर, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी डालेगा, तब जाके आप नॉर्मल से बढ़ के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हो। तो जब भी आप लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो बच्चों, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन द मार्केट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। तो इस मेथड का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। इंस्टेड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एज ऑलवेज नंबर ऑफ ईयर परचेस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? समझो जरा, सुनो जरा। मेरी कंपनी, सिर्फ एकमात्र मेरी कंपनी पूरे साल में 10,000 रुपीज कमाती है। कितना? रुपीज इन करोड़। ओके मेरी कंपनी पूरे साल में 10,000 कमाती है, मैं बहुत ही बड़ा हीरो हूं। सर तू ऐसा कैसा बोल सकता है? क्योंकि मार्केट में मेरे टाइप का बिजनेस करने वाली कंपनी सिर्फ 8,000 कमाती है ऑन एन एवरेज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द मार्केट इज 8,000। नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माय इंडस्ट्री इज 8,000 बट माय कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इज 10,000। सर कैसे? सर समझ लो, अगर आप लोग बात करते हो कार मार्केट की तो आपको क्या लगता है? सुजुकी हो,
होंडा हो, Hyundai हो, कोई भी कार हो, सबको सेम प्रॉफिट मिलता रहेगा? लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर बॉस। किसी को कम प्रॉफिट मिलता है, किसी को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। मेरे एग्जांपल में नॉर्मली इंडस्ट्री में मिलने वाला प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 8,000। स्टिल इस कंपटीशन को टक्कर देते हुए मेरी कंपनी जो है वो स्पेशली एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है 2,000 का। मेरी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 10,000 है। कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया मैंने? 2,000। जनरली जो होता है नॉर्मल नॉर्मल वो कितना है? 8,000। बट सुपर मैंने कितना निकाला? 2,000 एक्स्ट्रा। सर 2,000 एक्स्ट्रा कैसे कर लेते हैं आप? अरे माइनस किया। इसमें से क्या माइनस किया? जो भी आप लोगों का एवरेज प्रॉफिट है उसमें से मैंने इंडस्ट्री के नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया। सो जब भी आप लोगों के प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपने कमाया है, दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज कॉल्ड एज योर सुपर प्रॉफिट। नहीं समझा सर? नहीं समझा? नहीं समझा सर? नहीं समझा? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझा? तू धूप है वाला कोई है कि देखो इन्हें ये है उससे ऐसा कोई है? समझने की कोशिश करो। जो सब लोग कमाते हैं नॉर्मल है, जो हम लोगों ने कमाया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज योर एवरेज। दोनों के बीच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है दैट इज कॉल्ड एज योर सुपर प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहला एवरेज। अरे सर एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले मेथड में पढ़ा था। सिंपल एवरेज विल आल्सो डू, वेटेड एवरेज विल आल्सो डू, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। कौन सा एवरेज आप लोगों को यूज करना है? लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट इज समथिंग न्यू इन दिस कैलकुलेशन। सर हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट? जनरली आप लोगों के इंडस्ट्री में हर एक कंपनी ने जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, अर्ज है, मैंने क्या बोला? जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इन द बिजनेस, व्हाट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे आर अर्निंग? सर मतलब मेरे बिजनेस में मैंने 80,000 रुपया लगा दिया, मतलब ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है। और मुझे इंडस्ट्री वाले बोलते हैं कि इस बिजनेस में नॉर्मली 10% तक का रिटर्न कमाया जा सकता है। 10% तक का रिटर्न इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग दिस 80,000 विद दिस 10%, यू आर गोइंग टू गेट योर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 8,000। तो समझा? नॉर्मली कैपिटल के ऊपर कितना परसेंट कमाते हैं, दैट रिटर्न रेट इज कॉल्ड एज योर नॉर्मल रिटर्न रेट। मतलब NRR अगर क्वेश्चन में दिया हो तो ही नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से एक बार, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड दो चीजों की जरूरत है, सुपर प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर दिया रहेगा, सुपर प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सिंपल भी आ सकता है, वेटेड भी आ सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है? बाय एडिंग अप ऑल द फंड्स व्हिच यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कंप्यूटेड। उससे NRR से मल्टीप्लाई करो 99.99%। ओ माय गॉड, क्या बोल दिया? 99.99% NRR will be given in the question। 99.99%। लेकिन बच्चों तुम्हारे कुंडली में दोष है। ये योगेश बाबा बंगाली का प्रवचन जो चल रहा है इसमें हम लोगों को पता चल रहा है कि आपके कुंडली में दोष है, राहु है, केतु है, शनि की 7.5 तीव्र है। ऐसे केस में होता क्या है? ऐसे केस में जो 99.99% है, बच्चा हुआ जो है ना 0.01%, उस कैटेगरी में तुम लोग आते हो। और फिर आता है सत्यानाश। अगर ये NRR क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो क्या करने का? उधर जाके सर को गाली देने का। और क्या करने का? और क्या करते ना हम लोग? पासिंग ब्लेम इज इजीएस्ट थिंग, बट थोड़ा प्रिपरेशन कोई नहीं करेगा। ब्लेम, अरे सर ने पढ़ाया नहीं, सर ने रिवाइज नहीं करा, सर ने बोला था क्वेश्चन में दिया रहेगा, आया ही नहीं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेयर रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोल रहा है सर? NRR is also called as ERR, it is also called as FRR, normal rate of return, expected rate of return and fair rate of return। दो तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है, दोन तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट इज डिविडेंड यील्ड, सेकंड वन इज अर्निंग यील्ड। अरे सर क्या बोला? रेशियो चैप्टर में मैंने जो 6 कैटेगराइजेशंस दिए हैं उसमें लास्ट कैटेगरी में
सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट फॉर्मूला पढ़ लो, अर्ज है। मैंने क्या बोला, रेशियो चैप्टर में मैंने जो कैटेगराइजेशन दिया रिवीजन के सीरीज में, उसमें लास्ट कैटेगरी अदर इंपॉर्टेंट रेशियोज में सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट कैटेगरी में डिविडेंड यील्ड एंड अर्निंग यील्ड इज कैलकुलेटेड। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है आप लोग मार्केट प्राइस पे कितना डिविडेंड कमाते हो, डिविडेंड पर शेयर, और अर्निंग यील्ड का मतलब होता है आप लोग शेयर के मार्केट प्राइस पे कितना अर्निंग अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सर डीबीएस और ईपीएस में फर्क क्या होता है? इनमें इक्विटी डिविडेंड का फर्क है। इक्विटी शेयर होल्डर ने जितना कमाया दैट इज कॉल्ड एज ईपीएस, उसमें से जो डिविडेंड दिया वो डिविडेंड इज कॉल्ड एज डीपीएस, और इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है वो कंपनी ने रिटेन कर दिया, रिटेंशन रेशियो से कैलकुलेट किया जाता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ जो है वो है आप लोगों के इक्विटी डिविडेंड देने के बाद बचे हुए रिटर्न का और रिजर्व्स का और रिटेन्ड अर्निंग्स का। फिर से समझने की कोशिश करो, एनआरआर दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। डिविडेंड यील्ड formula is dividend per share divided by market price per share into 100. Earning yield is earning per share divided by market price per share into 100. Whatever information is given in the question, according to that information, we will be using the related formula. तो यहाँ पे एनआरआर दिया रहेगा, लेकिन अगर आपकी 7.5 बहुत ही बढ़ गई तो एनआरआर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज हाउ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क्स। इस बच्चों के ठीक से चेक करोगे ना तो इन दोनों रेश कैलकुलेशंस में, लाइक गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट, गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट, दोनों कैलकुलेशंस अगर आप ठीक से देखोगे तो इन दोनों कैलकुलेशन में एक कॉमन फैक्टर आप लोगों को दिखा रहेगा। नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, लेकिन दोनों में एक एवरेज प्रॉफिट नाम की चीज है जो आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी। या एवरेज प्रॉफिट बोलो या एडजस्टेड प्रॉफिट बोलो या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलो, कैसे कैलकुलेट करना है, लेट्स हैव अ लुक हियर। Now, whatever profits are given in the question, or you can say whatever profits are available with us, वो सारे के सारे प्रॉफिट जो है they are called as unadjusted profit। क्योंकि बच्चों जब कंपनी P&L अकाउंट बनाती है उसमें नॉट नेसेसरी के बिजनेस रिलेटेड ही आइटम हो, उसमें नॉन बिजनेस एक्सपेंडिचर, नॉन बिजनेस इनकम भी होते हैं। सर मतलब क्या? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस बाय फायर भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, लॉस में थेफ्ट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग डोनेशंस रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग गिफ्ट भी रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग सारी की सारी ऐसी चीजें डेबिट साइड में डालते हैं जो खर्चे हैं। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना हमेशा होता क्या है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि बिजनेस में लॉस हुआ, लेकिन उसके पीछे रीजन इज प्योरली बिजनेस रीजन और नॉन बिजनेस रीजन, ये कोई नहीं सोचता है। वैसे ही ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट वी रिकॉर्ड ऑल द इनकम्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, लॉटरी इनकम, कोई भी इनकम हो हम लोग डेबिट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो ये सारे प्रॉफिट जो होते हैं ना, दे आर अनएडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बट तो गुडविल का मतलब क्या है? रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस which is computed in terms of money, रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस बोला। तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए अपने पास बिजनेस इनकम, बिजनेस एक्सपेंस से जनरेट हुआ प्रॉफिट चाहिए, उसमें नॉन बिजनेस आइटम्स नहीं होने चाहिए। इसीलिए जो भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं, अनएडजस्टेड प्रॉफिट होते हैं, उनको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। इन दिस चैप्टर दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप लोग अनएडजस्टेड प्रॉफिट को एडजस्ट करोगे तभी उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अनएडजस्टेड प्रॉफिट से अपना कंप्यूटेशन स्टार्ट होगा जिसमें वी आर गोइंग टू ऐड द नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंस तो लेस होते हैं, ऐड क्यों किया? पहले लेस हुए थे जो लेस होने नहीं चाहिए। समझ लो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज माय P&L अकाउंट, यहाँ पे लिखा मैंने लॉस बाय फायर विच इज अमाउंटेड टू ₹20, और फिर मैंने प्रॉफिट किया है नेट प्रॉफिट जो है मेरा 30। तो मेरा अकाउंट ₹30 का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन ये ₹30 का प्रॉफिट जो है ना वो सारे एलिमेंट एडजस्ट करने के बाद आया। सर सारे मतलब बिजनेस, नॉन बिजनेस, बोथ। अभी मैं बोल रहा हूँ कि लॉस बाय फायर, ये आग तो थोड़ी बिजनेस एक्टिविटी है। ऐसे किसी का बिजनेस होता है कि इसको जला डाला लाइट झिंगा लाला टाइप, ऐसा रोज बिजनेस होता है क्या? नहीं ना। तो ये कभी कभार लगती है, लेकिन लगती है तभी ऐसे लगती है कि बिजनेस की लग जाती है। इसीलिए ये लॉस बाय फायर आप लोगों के कैलकुलेशन में से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है मतलब ये प्रॉफिट डिराइव होने से पहले आप लोगों ने इसको लेस किया था फ्रॉम द इनकम। अगर मैं बोलता हूँ इसको हटाना है तो हटाने के लिए इसके वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये ₹20 प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। समझा?
नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस विच वर अर्लियर स्टेज पे डिडक्टेड while calculating your net profit. Now we are adjusting your net profit and that is why reverse effect we need to give. और रिवर्स इफेक्ट का मतलब है जो आपने लेस किया था उसे ऐड करो और जो इनकम ऐड किए थे नॉन बिजनेस वाले उनको लेस करो. मतलब जब प्रॉफिट कमाते हो तभी आप लोग सिंपली कैलकुलेशन करते हो इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट. बराबर है. अभी प्रॉफिट एडजस्ट करने के लिए इनकम्स जो आप लोगों को एडजस्ट करने हैं उल्टा इफेक्ट देना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को भी उल्टा इफेक्ट देना पड़ेगा. तो एक्सपेंसेस ऐड होंगे और इनकम को लेस करेंगे. सो एडजस्टेड प्रॉफिट ऐड non-business expense less non-business income will give you adjusted profit. लेकिन ये फ्यूचर मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एडजस्ट हुआ है. इसमें फ्यूचर चेंजेस भी तो हो सकते हैं. सर काय के फ्यूचर चेंजेस है? कोई एसेट आप लोग इतने साल तक यूज कर रहे थे, अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, फ्यूचर में एसेट ही आपके पास नहीं रहेगा तो डेप्रिसिएशन फ्यूचर में नहीं आएगा. डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आपको चेंज करना पड़ेगा. आपका बिजनेस का मैनेजर जो अकाउंट भी संभालता था उस मैनेजर को आप अकाउंटेंट का भी सैलरी देते थे. फ्यूचर में आप लोगों ने उसे बोला अकाउंट नहीं संभाल तो उसका अकाउंटेंट का सैलरी चेंज हो जाएगा. मतलब आपका फ्यूचर में चेंज होने वाला है. फ्यूचर में जो भी एक्सपेक्टेड चेंज है वो आपके इनकम बढ़ने से भी रिलेटेड हो सकते हैं, प्रॉफिट कम करने से भी रिलेटेड हो सकते हैं. कोई भी चेंज हो दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. वी शुड इनकॉर्पोरेट द गिवन चेंजेस टू आवर एडजस्टेड प्रॉफिट टू गेट द एवरेज प्रॉफिट व्हिच इज कॉल्ड एज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. सो जब भी आपके फॉर्मूला में आप लोग एवरेज प्रॉफिट यूज, और कौन से फॉर्मूला में आपका गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट में भी गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट में भी आप लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तभी आप लोगों को एडजस्टमेंट्स करना जरूरी है. 3 चीजें याद रखना. नॉन बिजनेस एक्सपेंस को ऐड होते हैं, नॉन बिजनेस इनकम को लेस किया जाता है और फ्यूचर चेंजेस जो है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऐड या लेस करने पड़ेंगे. अप्लाई करना पड़ेगा लॉजिक नाम की कोई चीज होती है. थर्ड मेथड is annuity method of goodwill where goodwill is computed by using the annuity value. This value will be given in the question. इसे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है सुपर प्रॉफिट से. देखो फट फॉर्मूले याद हो जाएंगे. पहला फॉर्मूला average profit method. Goodwill is equal to average profit into number of year purchase. How to calculate average profit under simple average? Total of profit divided by number of years under weighted average. Total profit multiply by their weights आपको मिल जाएगा weighted average profit. उसे डिवाइड करना है आप लोगों को number of weights से. फाइनल आंसर मिल जाएगा. आफ्टर दैट सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस. नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया रहेगा. सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कैसे? एवरेज माइनस नॉर्मल. एवरेज अपना सिंपल या वेटेड से आएगा. नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर. कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा, एनआरआर दिया रहेगा. अच्छा है, नहीं दिया है तो कंप्यूट करना पड़ेगा. 2 तरीके से एनआरआर कंप्यूट होता है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100 और ईपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100. दोनों में से कौन सा यूज करना है क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा. फिर हम लोग आ गए थे प्रॉफिट के कैलकुलेशन पे. जो भी प्रॉफिट रहेगा अनएडजस्टेड रहेगा उसमें ऐड करो नॉन बिजनेस एक्सपेंस, लेस करो नॉन बिजनेस इनकम्स. दे विल गिव यू एडजस्टेड प्रॉफिट. ऐड और लेस फ्यूचर चेंजेस टू गेट द एफएमपी. एफएमपी स्टैंड्स फॉर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. थर्ड मेथड इज एन्युटी मेथड जहां पे सुपर प्रॉफिट को एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, आपको गुडविल का वैल्यू मिल जाएगा. 2 more methods are left जिसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला तो सुपर प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड करो इन परसेंटेज फॉर्म. कैपिटल ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोला तो एफएमपी जो कंप्यूट करते हैं हम लोग ना फ्यूचर चेंजेस वगैरह एडजस्ट करके उसे एनआरआर से डिवाइड करो माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करो, आपको मिल जाएगा गुडविल का वैल्यू. व्हाटएवर इज द मेथड मेंशन इन द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली यू शुड यूज द फॉर्मूला. इन 5 फॉर्मूलाज के अलावा आपके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में और कुछ भी नहीं है. तो ये सारे मेथड एक बार प्लीज रिवाइज कर देना एग्जाम से पहले. Soon we will be starting with our subtopic number B, that is your valuation of share. The part B of the chapter is valuation of shares. Again, valuation of share बोलने के लिए there are 3 methods, but frankly speaking, the only 2 methods are there. That is intrinsic value and yield value. ये इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू का जब एवरेज लिया जाता है, सिंपल एवरेज, इट इज आंसर बाय इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस आंसर बाय यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2 करोगे तो आप लोगों को फेयर वैल्यू मिलेगा. पहले तो स्टार्ट करते हैं ये वैल्यूएशन क्या है, क्यों जरूरी है. इमीडिएटली आपको पता चलेगा कि ये इसमें ज्यादा कुछ नया चीज है नहीं. दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल. जब भी आप लोग शेयर्स में डील करते हो या कंपनी के शेयर्स की बात करते हो
कंपनी के शेयर का वैल्यू ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग। कंपनी का गुडविल जैसे चेंज होगा उसके हिसाब से शेयर पे तो असर पड़ता ही है। बाकी के भी पैरामीटर्स कंसिडर किए जाते हैं फॉर वैल्यूइंग द शेयर। शेयर का करंट मार्केट प्राइस क्या है ये बहुत मायने रखता है टू डिटरमाइन द वेल्थ। और इसीलिए दो जनरल मेथड यूज किए जाते हैं, बैलेंस शीट मेथड एंड वन प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। Your intrinsic value method is also called as liquidation method, balance sheet method, asset backing method and net asset method। ज्यादातर नाम जो यूज किया जाता है इसका वो है net asset, but your paper is based on multiple choice question और इसीलिए ये सारे नाम आपको पता होने जरूरी है। अगर सेकंड मेथड देखोगे तो पूरे P&L एलिमेंट्स इसमें कवर किए जाते हैं। यील्ड वैल्यू मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, गोइंग कंसर्न मेथड और प्रोडक्टिविटी मेथड। लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द formulas and the calculation. Whenever you are using intrinsic value method for calculating value per share of the company, two things are needed. First is net asset for equity shareholder and second one is number of equity share. बच्चों जब भी पर शेयर का कैलकुलेशन करोगे डिनोमिनेटर नंबर ऑफ शेयर्स ही रहेगा। दूसरी चीज आती है सर हम लोग प्रेफरेंस का कर रहे हैं क्या वैल्यूएशन? नहीं भाई, वैल्यूएशन सिर्फ इक्विटी का किया जाता है क्योंकि इक्विटी का मार्केट वैल्यू ज्यादातर चेंज होता है। तो यहाँ पे दो चीजों में से आपको सिर्फ एक चीज फाइंड आउट करनी है, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास पहला होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर योर गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड करेंगे हम लोग गुडविल, फिर ऐड करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो एसेट्स आपके पास अवेलेबल है उनको ऐड करो, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। और अपन इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल जो एसेट्स है वो फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हटा देते हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटाओगे आपको मिल जाएगा नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इट इज दैट इजी मेथड। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में ज्यादा कंप्यूटेशन नहीं होता, लेकिन ज्यादा बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना तो इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ जाता है, लेकिन एमसीक्यूज में आपको थिंग्स विल बी रेडीमेडली गिवन इन द पेपर, सो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यील्ड वैल्यू मेथड बच्चों जब भी आप लोग कैलकुलेट करोगे उसके लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए, एआरआर एनआरआर का डिवीजन करके मल्टीप्लाई करने के लिए पेड अप वैल्यू, जिसे फेस वैल्यू भी बोला जाता है, बट बी केयरफुल। सर पेड अप वैल्यू क्या होता है? If face value of one equity share is 100 rupees और क्वेश्चन में बोला है कि पेड अप अमाउंट इज ओनली 80 रुपीज, तो इस फॉर्मूला में 80 रुपीज आपको लेना पड़ेगा। और एक तरीके से क्वेश्चन आ सकता है फेस वैल्यू इज 100 रुपीज, कॉल इन अरियर इज इक्वल टू 20 रुपीज। कॉल इन अरियर मतलब एक फाइनल कॉल 20 रुपया था, विच इज रियली impractical but it is there in your calculation. Call in arrear is the money which is not collected by the company from its shareholder. shareholder ने 80 रुपए का पेमेंट किया है, 20 रुपीज अभी तक पेड अप नहीं है, इसीलिए कंपनी इसे कॉल इन अरियर बोलती है। कॉल इन अरियर हटा दो, बचा हुआ जो 80 रहेगा वो आपका पेड अप कैपिटल होगा और वही पेड अप वैल्यू को आपको इस फॉर्मूला में लिखना है। एंड व्हेन दिस कॉल इन अरियर वगैरह थिंग्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, डायरेक्टली फेस वैल्यू लिखो चलेगा। याद करो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मैंने आपको क्या समझाया था, उसमें आपको बोला था एनआरआर क्वेश्चन में दिया रहेगा, एनआरआर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको इसमें सिर्फ कैलकुलेट करना है एआरआर। सर एनआरआर नहीं दिया रहेगा तो दो कॉन्सेप्ट, डिविडेंड यील्ड डीपीएस अपॉन एनपीएस इनटू 100, दूसरा था आप लोगों का अर्निंग यील्ड ईपीएस अपॉन एनपीएस इनटू 100 फॉर्मूलाज आर टू बी यूज्ड। यहाँ पे एआरआर का कैलकुलेशन ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। एआरआर इज योर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जितने भी प्रॉफिट्स है उसमें से ट्रांसफर टू रिजर्व, मतलब कंपनी ने जो रिटेन किया है वो माइनस करो, प्रेफरेंस डिविडेंड्स माइनस करो, और माइनस होने के बाद जो बचा है वो प्योर एवरेज प्रॉफिट है आपके इक्विटी शेयर होल्डर का, उसे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करो। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर ने अपने कैपिटल के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया है उसका रेट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। दैट्स व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। फाइनली एआरआर डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू पेड अप वैल्यू कर लो, आप लोगों को वैल्यू पर शेयर एज पर यील्ड वैल्यू मिलेगा। फेयर वैल्यू मेथड अगर पूछा तो आप लोगों के नसीब को मतलब फूटा हुआ समझ लो, पनौती कुछ तो चल रही लाइफ में समझना। फेयर वैल्यू का मतलब दोनों का कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा, इंट्रिंसिक का वैल्यू, यील्ड का वैल्यू का आंसर, दोनों आंसर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, आपको वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा। बच्चों इस पूरे चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर में इन फॉर्मूलाज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। टू क्लियर ऑल दिस कॉन्सेप्ट थॉरोली, लेट्स सॉल्व फ्यू कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसमें सारे कैलकुलेशन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है।